चलिए स्टूडेंट्स, आज हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन से। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी और आपकी क्लास वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है कि अगर हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इनको हमें अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो आप इनको अरेंज कैसे करोगे। तो यहाँ पर ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है, और क्लोरोमीथेन और डाईब्रोमोमीथेन, ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। तो इन चारों कंपाउंड को अरेंज कैसे करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है स्टूडेंट्स की एल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है विद द साइज ऑफ द हेलोजन एटम। तो यहाँ पर ब्रोमोमीथेन और क्लोरोमीथेन के अंदर जो ब्रोमोमीथेन है उसमें एल्काइल ग्रुप तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हेलोजन एटम का जो साइज़ है वो ब्रोमोमीथेन में बड़ा है, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम इसका अपोजिट लेके चलें कि अगर हमारे पास हेलोजन जो वो सेम है और एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो जिसमें एल्काइल ग्रुप का साइज ज़्यादा बड़ा होगा उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हम अगर लें यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन, ये 3 कंपाउंड्स हमने लिए हैं। तो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे वेरी करेगा। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोब्यूटेन के अंदर स्ट्रेट चेन के अंदर यहाँ पर कार्बन चेन ये बड़ी है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा ले रहा है ये। और ये दोनों कंपाउंड्स के अंदर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरोप्रोपेन के अंदर ब्रांचिंग जो है वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की वो ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के कंपेरिजन में इसका कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देख रहे हैं कि ये 3 कंपाउंड जो दिए हुए हैं इसके अंदर हमें बताना है कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा किसके लिए होगी। कौन से कंपाउंड्स हैं, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और इनका रिजल्टेंट डायपोल देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा कार्बन और क्लोरीन के अंदर, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से 2 जो डायपोल हैं उनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। और कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो रिजल्टेंट डायपोल है वो भी इसी डायरेक्शन में जाके इसको रीइंफोर्स करेगा, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसके अपोजिट उसमें देखें हम CCl4 के अंदर, तो यहाँ पर चारों जो क्लोरीन लगे हुए हैं वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर हैं, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पर कैंसिल करेंगे। कैसे करेंगे कि यहाँ पर रिजल्टेंट डायपोल इन दोनों क्लोरीन एटम का डायपोल्स का यहाँ पर बनेगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों क्लोरीन का इसके अपोजिट बन रहा है, तो अपोजिट और इक्वल रिजल्टेंट डायपोल्स होने की वजह से नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। लेकिन क्लोरोफॉर्म की अगर बात करें CHCl3 की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की 3 जो क्लोरीन एटम हैं ये तीनों किस तरह से यहाँ पे काम करेंगे कि 2 का तो रिजल्टेंट डायपोल आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक क्लोरीन एटम जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा रिजल्टेंट डायपोल पे, लेकिन कम्प्लीटली इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। और एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रीइंफोर्स कर रहा है, तो इन टोटल जो है ये डायपोल मोमेंट इससे थोड़ा कम शो करेगा, जो कि है 1.03 डिबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो हमें कंपेयर करनी है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की इन कंपैरिजन टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसको आप कैसे कंपेयर करोगे। हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारे पास में यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है स्टूडेंट्स, ये क्लोरोबेंजीन के अंदर जिस कार्बन से क्लोरीन बॉन्डेड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में चार्ज सेपरेशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, यानी कि क्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा वो कार्बन के विद रिस्पेक्ट वो कम करेगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s करेक्टर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्लोरीन को इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करने देगा अपनी तरफ। ठीक है, वो अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करके रखेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं कर पाएगा, लेस पोलैरिटी शो कर रहा है ये, यानी कि लेस चार्ज सेपरेशन या लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस विल बी डेवलप ऑन क्लोरोबेंजीन। लेकिन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के अंदर अगर हम देखें तो जिस कार्बन से क्लोरीन बॉन्डेड है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो कम है इस कार्बन से, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर डेवलप कर लेगा, और इस वजह से यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा डेवलप होंगे
पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। और दूसरा यहाँ पर क्या फैक्टर आपको देखने की कार्बन क्लोरीन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर भी आएगा रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर जब रेजोनेंस में आएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जा रहा है जो कि बॉन्ड लेंथ को कम करेगा। लेकिन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के अंदर जो सिंगल बॉन्ड है वो प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के अंदर जो डिस्टेंस होता है कार्बन और क्लोरीन का वो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड में होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं वो भी ज़्यादा है। तो इन टोटल ये दोनों इफेक्ट अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ डायपोल मोमेंट की वैल्यू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के लिए बढ़ जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पर देखना है हमें स्टूडेंट्स की, जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एल्काइल हैलाइड्स वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं, यानी कि वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट है आर्क्स मॉलिक्यूल्स में, यानी कि एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स में, और वाटर के अंदर भी पता है आपको कि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से ओल्ड फोर्सेस ऑफ जो अट्रैक्शन है पहले से जो एग्जिस्ट कर रही हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन सी? आरएक्स के अंदर, और वाटर के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो जो नई बननी है फोर्सेस, न्यू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो अभी बनने वाली हैं एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में, जब इनको डिसॉल्व करेंगे हम तो वो वीकर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगी, इसी वजह से नहीं बनेंगी वो, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इस वजह से वो नहीं बनती है, इसी वजह से ये जो है इसमें डिसॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। एल्काइल हैलाइड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा, इमिसिबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर दिया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है RMGX वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को तो वो एल्कीन बना देता है, इस वजह से इनहाइड्रस कंडीशंस देना है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि पैरा क्लोरोबेंजीन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्युबिलिटी कम है ऑर्थो और मेटा आइसोमर के कंपैरिजन में। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि पैरा आइसोमर जो है वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है और बहुत ही क्लोजली फिट होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ठीक है। तो जब क्लोजली फिट होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके लैटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए, मेल्ट करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए पैरा आइसोमर का। इसी वजह से सिमेट्रिकल नेचर की वजह से यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि RX की जो एल्काइल हैलाइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस भी किया है कि आपको इसको एक्सप्लेन बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि पहले क्वेश्चन दिया हुआ था कि RX मॉलिक्यूल्स पोलर है लेकिन फिर भी जो है वो इमिसिबल क्यों है वाटर में। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सॉल्युबिलिटी एल्काइल हैलाइड की वाटर में कम क्यों है। तो क्वेश्चन का आंसर दोनों का सेम वही होगा कि यहाँ पर जो नई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बननी है एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में वो फोर्सेस जो हैं उनके लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और एग्जिस्टिंग फोर्सेस जो थी पहले से जो फोर्सेस इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बनने वाली फोर्सेस वीक हैं, इस वजह से ये सॉल्युबल नहीं होगा, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमें कंपेयर करना है यहाँ पर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के बॉइलिंग पॉइंट को टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के बॉइलिंग पॉइंट से, तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? अगर हम अल्फा कार्बन एटम दोनों के कंपेयर करें जिसके अंदर अल्फा कार्बन एटम वो है कि जो कार्बन एटम हेलोजन एटम को कैरी कर रहा है, हेलोजन ग्रुप को कैरी कर रहा है, तो यहाँ पर टर्शरी हैलाइड जो है हमारा वो 3 अल्काइल ग्रुप्स को कैरी कर रहा है, यानी ब्रांचिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा अल्फा कार्बन एटम पर ब्रांचिंग आ जाएगी, सरफेस कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर आप देख रहे हो कि ब्रांचिंग कम है, सरफेस एरिया जो ज़्यादा है, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा इस कंपाउंड में, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ क्वेश्चन लेना है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि अरेंज करना है हमें अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। 3 कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं, तो इनको आप कैसे अरेंज करोगे? तो सबसे पहले जो है हम वही देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है, ब्रांचिंग डिक्रीज़ करती है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर हमें
एक तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि ये नॉर्मल चेन है और स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर एक ब्रांचिंग है टर्मिनल कार्बन एटम पर, तो ये सेकंड नंबर पे रखेंगे। और टर्शरी हैलाइड है तो यहाँ पे ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो टर्शरी हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इस तरह से हमने सॉल्ट को अरेंज कर दिया। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हो कि इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड को बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अरेंज करना है। तो हमने ये अभी बताया था कि अगर अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप सेम है तो हमें हेलोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास चेक करना होगा। ये किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अल्काइल हैलाइड और एल्केन में आपको दोनों बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं तो आप कैसे डिस्कस करोगे? यानी इथाइल ब्रोमाइड और इथेन में अगर डिस्कस करना है तो आप कैसे डिस्कस करोगे? इसके अंदर आप बताओगे कि जो इथेन है और इथाइल ब्रोमाइड जो है पोलैरिटी डिफरेंस डेवलप करता है, ठीक है। और पोलर होने की वजह से उसके अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। कौन सी? डायपोल फोर्सेस और वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इस वजह से जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एल्केन। तो ये जो है आपको यहाँ पर हेलो एल्केन और एल्केन के बीच में भी क्वेश्चन दे सकते हैं, या दो एल्केन्स जो हैं उनके दो हेलो एल्केन्स के बीच में भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं कि कौन सा ऐसा एल्काइल हैलाइड है, 1 मार्कर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, कि जिसमें आपको पूछा है कि एक एल्काइल हैलाइड ऐसा बताओ जिसमें हायर डेंसिटी और वो क्यों है। तो वो होगा मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि इसके अंदर लोवेस्ट कार्बन कंटेंट है, क्योंकि एक ही कार्बन आइटम है, सबसे कम कार्बन कंटेंट मिथाइल में ही हो सकता है, मिथाइल एल्काइल में ही हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर हमने हैवीएस्ट हैलोजन लिया है, ठीक है। तो ये जो है हाईएस्ट डेंसिटी शो करेगा। अब आपको इसमें पता होना चाहिए डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इस रिलेशन को यहाँ पर लगाकर हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि हेलो एल्केन्स जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, क्यों? इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हेलो एल्केन्स उन्हीं में डिसॉल्व होंगे, ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे जिनकी पोलैरिटी कम होगी। पोलैरिटी कम होने का मतलब है कि वो चार्ज सेपरेशन जो है वो कम शो करेंगे, और चार्ज सेपरेशन कम शो करेंगे तो इनके बीच में जो पहले से फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन थी सॉल्वेंट में, हेलो एल्केन्स में, और हेलो एल्केन और सॉल्वेंट में जो नई फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बनने वाली हैं वो ऑलमोस्ट ये सभी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या है आपस में इक्विवेलेंट होंगी, तभी ये डिसॉल्व हो पाएगा हेलो एल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और कैसी पोलैरिटी के सॉल्वेंट हो? वो लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट हो, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है या टेट्राक्लोरोमीथेन है, ठीक है, या पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, इस तरह के सॉल्वेंट्स में ये हेलो एल्केन्स डिसॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादातर यूज़ होने वाला सॉल्वेंट है वो क्लोराइड है रादर देन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? क्लोराइड जो है वो ना केवल स्टेबल ज़्यादा होते हैं लेकिन वोलाटाइल भी ज़्यादा होते हैं ब्रोमाइड और आयोडाइड के कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई वी यूज़ मोर एज क्लोराइड एज सॉल्वेंट देन ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। स्टेबिलिटी और वोलेटिलिटी पे इसको डिपेंड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।